टाइम में। तो जेकेएलएच प्राइम टाइम में आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या ईरान हमला करेगा, क्या ईरान बदला लेगा। इस पर हम चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं, जिनसे हम ऐसे ही कई सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आगा सैयद मुज्तबा अब्बास साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के, खास तौर से जो मिड ईस्ट जो है उस पर इनकी गहरी नजर रहती है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अब दीपक वोहरा, जो एक्सपर्ट हैं फॉरेन अफेयर्स के। और एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे मौलाना असलम रिजवी, जो एक्सपर्ट है ईरान अफेयर्स के। आप तमाम लोगों का इस खास प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना समय दिया। सबसे पहले मैं डॉक्टर जाकिर हुसैन आपके पास आना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो मौजूदा हालात हैं उस पर आपकी राय क्या है। आप इन हालात को कैसे देख रहे हैं। इस्राइल का हमला ईरान पर, ऐसा लग रहा था कि यह हमला होगा, लेकिन ऐसे समय होगा कि जब ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के अमेरिका के साथ बातचीत के कई राउंड पूरे कर चुका है। ऐसे में जब यह हमला होता है तो इसकी चिंगारी कहां तक भड़कती नजर आ रही है। देखिए, ये हमला जैसे आपने कहा वो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इजराइल ने अपना वक्त शायद इजराइल ने चुना है एक तरफ। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा था कि 60 दिन ही सिर्फ जो है वेट किया जाएगा टॉक के लिए, और उसके बाद या तो आप एग्रीमेंट कर लें या तो लड़ाई कर लें जी। तो आज 61वां दिन है, 60 + 1 61 दिन है। और उसमें ट्रम्प के जरिए ही इजराइल ने वो बात की है जिसका खदशा पूरी दुनिया सोच रही थी जी। अब देखना यह है कि ईरान कैसे इसका रिस्पॉन्ड करता है जी। क्योंकि दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि डिगो गार्सिया पे बहुत बड़ा जखीरा इकट्ठा किया है ट्रंप ने, जो उनका एक बेस है। और अक्टूबर 2023 से लेकर अक्टूबर 2024 के बीच में ट्रंप ने लगभग 17.9 अरब का असलहा सप्लाई किया है इजराइल को, जिसमें जो है प्रिसीजन मिसाइल्स भी हैं और बड़े बॉम्ब्स भी हैं, शेलिंग बॉम्ब्स भी हैं जी। तो इन्हीं सब सारों चीज़ों का अटैक किया है और 200 जहाज इसमें शामिल थे। अभी चीज़ें परतें पूरी तरीके से खुली नहीं हैं जी। और उतनी दूर से जहाज अगर आया है तो इसकी एयर फ्यूलिंग भी हुई होगी जिसका अमेरिका ने किया है जी। लेकिन अब यहाँ पे अमेरिका पेश नहीं है और उनके प्रेसिडेंट ने कहा कि प्रेस किया है इजराइल के इस एक्शन को, लेकिन साथ ही साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो ने कहा है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। हमको यही चीज नजर आती है जो इंडिया पाकिस्तान में हुआ था। अमेरिका ने जिस तरीके का खेल खेला था डिंग डोंग, बाद में कहा हमारा कोई लेना देना नहीं है, फिर पाकिस्तान के पाले में झुक गया जी। वही चीज यहां पर भी नजर आ रही है जी। और देखना अब यह है कि ईरान किस तरीके की बातें और कैसे जो है इतना रिस्पॉन्स देता है। लेकिन एक तरफ जो है इतने बड़े अटैक्स हुए हैं, दूसरी तरफ यह है कि लगातार उसके बड़े बड़े जो है अधिकारी जो है मारे जा रहे हैं और ईरान इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है। इसका साफ जाहिर हो रहा है कि ईरान की इंटेलिजेंस बिल्कुल फेल्ड है। ठीक है, तो ईरान की इंटेलिजेंस फेलियर है, ये साबित होती है। अब दीपक वोहरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक्सपर्ट है फॉरेन अफेयर्स के। अब दीपक वोहरा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आप इस पूरी हालात को किस तरह से देख रहे हैं। क्या इजराइल निडर होकर के और बिल्कुल अकेला उसने ईरान पर इस तरह से हमला कर दिया, ये जानते हुए कि ईरान लगातार ये कह रहा है कि हम झुकेंगे नहीं, हम हमला अगर होता है तो जवाब देंगे। इसके पहले वाले हमले में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल भी दागा था इजराइल पर, तो क्या ये सब कुछ इजराइल अकेला कर रहा है। बहुत धन्यवाद साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? बिल्कुल पहुंच रही। और मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं फॉरेन अफेयर्स में, भारत का राजदूत हूं, तो मेरा बिल्कुल 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 जी। इसको बदल दीजिए, कोई एक्सपर्ट नहीं है। आपने जो शब्द इस्तेमाल किया उसमें सब कुछ छिपा हुआ है जी, बताएं। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत साल मैं इस रीजन में रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपने बता दिया हमको क्या हो रहा है, हमारी ट्रेनिंग ये होती है क्यों हो रहा है। कौन है ईरान का दोस्त रीजन में, एक का नाम लीजिए। मैं अभी तक इंतजार करूंगा जब आप बता दें मुझे ईरान का दोस्त कौन है। 200 इजरायली जहाज, जैसा आपने बताया, उन्होंने 100 से ज्यादा साइट्स पे अटैक किया है, इंक्लूडिंग वो नतान्स जो उनकी सबसे बड़ी
न्यूक्लियर, मैं तो रहा हूँ उस एरिया में सर। जी। ये ऑपरेशन राइजिंग था और बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। और ये जो हुसैन सलामी साहब थे, इनको भी मार दिया इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हेड, बाकी उनके सीनियर मिलिट्री फिगर्स, सेवरल न्यूक्लियर साइंटिस्ट। और बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने अपने लोगों से कहा है कि आप सामग्री घर में रखिएगा, सामान रखिएगा, कि हो सकता है काफी देर तक ये चलेगा। बिल्कुल, मेरा वहां अपना आपातकाल घोषित कर दिया गया है जी, कई हिस्सों में। मेरा अपना मानना है कि ये ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, क्योंकि ईरान के पास क्षमता नहीं है बदला लेने की। बकवास बहुत करेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, यहां से आएंगे, वहां से आएंगे, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर जी। करना होता तो अभी तक कर गया होता। हम्म। वो इंतजार कर रहा था कि मेरा न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाए और फिर मैं इसराइल को धमकी दूंगा, क्योंकि इसराइल ने ईरान, क्षमा कीजिए, कसम खाई है कि इसराइल को जीने का अधिकार नहीं है। मैं तो वहीं था जब वही पुराने उनके राष्ट्रपति थे, उसका नाम मैं भूल गया, बुढ़ा हो रहा हूं मैं जी, मैं जी, वहीं जी। था जब कह रहा था कि इसराइल को जीने का अधिकार नहीं है। और वही जो राष्ट्रपति था आजकल मेरा ख्याल जेल में बैठा हुआ है तेहरान के अंदर, उसके भी कुछ अपनी इंटरनल इश्यूज थी। सो जो जनता है ईरान की, सर, टेक इट फ्रॉम मी, एक तरह बहुत अच्छा है, इस्लामिक भाई भाई, बहन बहन, डार्लिंग डार्लिंग, बहुत अच्छा है। लेकिन जनता तंग आ चुकी है मुल्ला रेजिम से। इन्फ्लेशन आप जानते हैं कितनी है ईरान में सर? आप जानते हैं उसके जो तेल जो बिकता है थोड़ा बहुत, उसकी वो भी प्रतिबंध लगे हुए हैं। उसके रिजर्व्स कितने हैं फॉरेन एक्सचेंज के? द इकोनॉमी हैज बीन क्रश्ड बाय द मुल्ला रेजिम, नो क्वेश्चन अबाउट इट। अब सर एक मैं आपको फाइनली बता देता हूँ कि क्या इसका असर पड़ेगा पूरी दुनिया पे, यही बहुत लोग जानना चाहते हैं कि क्या असर पड़ेगा। बहुत कम असर पड़ेगा, क्योंकि ईरान की एज इट इज जो प्रतिबंध लगे थे ऑयल आउटपुट पे, द वर्ल्ड वाज मैनेजिंग। हाँ, कुछ तेल की कीमतें बढ़ेंगी, सोने की कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन कुछ दिनों के अंदर फिर से वो स्टेबिलिटी वापस आ जाएगी वहां पर। जी। और कौन से देश सबसे ज्यादा खुश होंगे ये भी मैं आपको बता देता जी। हूँ। सऊदी अरेबिया नंबर 1। सऊदी अरेबिया कहता है मैं हूँ शहंशाह इस्लामिक समुदाय का, दोनों मस्जिदें तो मेरे पास है। पाकिस्तान कहता है कर मैं हूँ, मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। वो टर्की कहता है ऑटोमान तो मैं हूं, मेरे पास है। और फिर ईरान तो हमेशा कहता था कि मैं हूं। ये तीनों देश बहुत खुश होंगे कि ईरान, अक्सर अंग्रेजी में कहते हैं, हैज बीन कट टू साइज। बिल्कुल, तो आपका ये कहना है कि बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा कुछ नहीं होने वाला है। ईरान के पास ये क्षमता नहीं है कि वो इजराइल से सीधे सीधे बदले की कार्रवाई करे। मौलाना असलम रिजवी हमारे साथ मौजूद है, एक्सपर्ट है ईरान अफेयर्स के। मौलाना असलम रिजवी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप किस नजरिए से देख पा रहे हैं? आपको क्या दिख रहा है? क्या ईरान बदला लेगा? लाल झंडा तो फहरा दिया गया है, लेकिन क्या वो पावर, वो क्षमता है? और बार बार ऐसा कैसे मुमकिन हो जाता है कि इसराइल हमले करता है और ईरान को पता नहीं चल पाता? ईरान के अंदर हमले हो रहे हैं, फौजी तंसीबात पर हमले, न्यूक्लियर मराकज पर हमले, बड़े बड़े जो अफसरान हैं फौजी, उनको निशाना बनाया गया, साइंसदानों को निशाना बनाया गया। क्या है ईरान के मन में चल रहा, क्या बता सकते हैं आप? जी, ईरान के साथ जो सलूक इस वक्त हो रहा है जी। वो पूरी दुनिया इसको देख रही है। मुझे थोड़ा इसको पास्ट में जाना पड़ेगा ताकि जो सच्चाई है वो समझ में आए। जी। पहले तो आप ये समझिए कि ईरान में क्रांति और इनकलाब क्यों आया। उसके पीछे राज ये था कि 79 फरवरी 79 में जो ईरान में इस्लामी क्रांति आई, इस्लामी इनकलाब आया, उसके पीछे राज ये था कि उस जमाने की मोहम्मद रजा शाह पहलवी की जो गवर्नमेंट थी वो अमेरिका के सामने बिल्कुल सरेंडर हो चुकी थी। जी। और ईरान में हर ऑफिस में, जितने भी ऑफिस थे, उनमें बड़े बड़े जो अधिकारी हुआ करते थे वो ज्यादातर अमेरिकन हुआ करते थे। और इसी चीज को सामने रखते हुए वहाँ की जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने एक इंकलाब बर्पा किया और 2500 साला शहनशाहियत को खत्म किया। जी। ये ईरान की फिक्र है कि हम किसी के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, इसी फिक्र को लेकर वो आगे बढ़े। और आप तकरीबन 45 ईयर्स हो रहे हैं ईरान के इंकलाब को कामयाब हुए। हमेशा आपने ये देखा कि ईरान को मुख्तलिफ तरीके से इसका इक़्तिसादी बाइकाट किया गया और ईरान उन तमाम सैंक्शंस को कंटिन्यूसली झेल रहा है और बर्दाश्त कर रहा है। जहाँ तक ईरान के ख़त्म होने की बात है, या जैसे हमारे एक मेरे बहुत रिस्पेक्टेड हैं बोरा साहब को मैं बहुत सुनता हूँ, बहुत अच्छे आदमी हैं, अल्लाह इनको अच्छा रखे, दीपक बोरा जी को मैं इनको बहुत सुनता हूँ, ये मेरे बहुत खास भी हैं। इनको शायद ये मुझे ना जानते हो, लेकिन मैं इनको जानता हूँ कि एक कुछ बदगुमानियां हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है। आप ये देखिए कि 45 साल से ईरान का सैंक्शन है, किसी और मुल्क के साथ ये सलूक किया गया होता तो आज वो कटोरा लेकर टहलने पे मजबूर हो जाता। लेकिन
हम ये देख रहे हैं कि 45 साल से ईरान, न ये कि खुद ठीक है ईरान में परेशानियां हैं, इक्तिसादी परेशानियां हैं, वहाँ के जी लोग परेशान हैं, जी लेकिन जिस तरह के लोग परेशान हैं उसी तरह से ईरान से मोहब्बत करते हैं। मैं आपको बताऊं कि अभी जी शिराज में, तबरेज में, तेहरान में जी अभी थोड़ी देर पहले हाँ बहुत जबरदस्त वहां पर लोगों ने सड़कों पे निकलकर ईरान की हिमायत में, वहां की गवर्नमेंट की हिमायत में, आप कहिएगा तो मैं आपको वो वीडियो भी भेज दूंगा जो मेरे पास आया है, तो नारे जी लगाए हैं। और जी इसराइल को, जहां तक इसराइल की बात है, देखिए पूरी दुनिया, आप ये सोचिए कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, जैसे वो कतर के, जब सऊदी अरब ने उसका बाइकाट किया था तो उसके पास पानी का प्रॉब्लम हुआ था, ईरान से जहाज में भर भर के पानी गया था, उस कतर ने की जो ईरान ने मदद की थी, उस कतर ने भी आज जो है नाइंसाफी की है। यानी पूरी दुनिया में एक अकेला ईरान है। गौरव साहब बिल्कुल कह रहे हैं कि ईरान अकेला है, लेकिन आपने कभी इस बात के लिए सोचा कि पूरी दुनिया इसको 45 साल से तबाह करने पर तुली हुई है और आमादा है? ठीक है, वो वो इस वक्त रिजवी जो साहब है, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, जो उसका थोड़ा सा आपने तारीख का भी यहाँ पर हवाला दिया, उससे थोड़ा रोशनास कराया। मैं एक फर्स्ट रिएक्शन के तौर पर अपने अगले मेहमान के पास जाना चाहूंगा, मैं फिर आपके पास वापस लौटूंगा, बने रहे हमारे साथ। और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त आगा सैयद मुज्तबा अब्बास साहब, जो इस्लामिक स्कॉलर है। मुज्तबा अब्बास साहब, मेरा सवाल आपसे ये होगा, मौजूदा हालात में आप क्या देख रहे हैं? क्या इसराइल इसी तरह से हमले करते रहेगा? चूंकि नेतन्याहू ने कहा है कि ऑपरेशन राइजिंग लॉयन जो है वो जारी रहेगा जब तक कि हमारे लिए खतरा ईरान बना रहता है, हमारे वजूद के लिए खतरा ईरान बना रहता है। देखिए, सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए इस पूरे सिनेरियो को, जो है नैरेटिव्स जो सेट किए हुए हैं दुनिया भर में, उनसे हटकर हकीकत को समझना चाहिए। देखिए, ईरान और इसराइल के दरमियान क्या इशू है? कोई इनमें टेरिटोरियल डिस्प्यूट है, कोई ट्रेड डिस्प्यूट है। हमको समझना चाहिए ईरान और इसराइल के दरमियान जो इशू है वो किस बुनियाद पर है। देखिए, जब हम ये चीज़ हकाइक के बुनियाद पे इस चीज़ को जब हम समझेंगे कि इसराइल का वजूद में आना, फ़लस्तीनी सरजमीन पे जो है गासिबाना कब्ज़ा करना, यही एक बुनियाद है जिस वजह से इब्तिदा से ही ईरान जो है इसराइल का दुश्मन रहा है, क्योंकि वो पूरी सरजमीन जो है वो फ़लस्तीनियों की है। फ़लस्तीनियों को एक एक करके घर से निकाला गया। इसकी ये कोई मतलब मुबालगा आराई नहीं है। अगर आप एक तारीख भी देखेंगे और बैनुल अक़वामी कवानीनों की खिलाफ वर्जी का आप पूरा एक क्रोनोलॉजी देखेंगे, जब भी यूनाइटेड नेशंस में किसी चीज़ के खिलाफ भी जो रेजोल्यूशन आया है वो कभी भी जो है इसराइल ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। ताज़ा जो है सेटलमेंट्स का जो इशू इतने सालों से जब हम खुद देखते आए हैं, जबकि ये 70 साल से जो है मसला चलता आ रहा है, हमने हमेशा देखा तो बैनुल अक़वामी जो कवानीन हैं उसको मुसलसल बिना किसी डर के, बिना किसी खौफ के इसराइल जो है खिलाफ वर्जी करता रहा। देखिए, हम जो इस चीज़ को, इस कन्फ्लिक्ट को देखते हैं वो एक नैरेटिव के बुनियाद पे देखते हैं, हम हकाइक के बुनियाद पे नहीं देखते हैं। हम जो तारीखी हकाइक है उनको नज़र में रखकर, उनका मुताला कर कर चीज़ों को नहीं समझते हैं। देखिए, ईरान हिंदुस्तान का भी एक दोस्त मुल्क है और हिंदुस्तान का खैर ख्वाह मुल्क है। हमको ये समझना चाहिए कि सिर्फ एक मुसलमान मुल्क होने की बुनियाद पर हम इसराइल के साइड पे चले जाएं, इसराइल की हिमायत करें, इस चीज़ से परे। देखिए, आज की जो जियोपॉलिटिक्स है पूरी दुनिया की, वी हैव टू अंडरस्टैंड ईरान इज द ओनली कंट्री जो अमेरिका की जो जोरगुई है, जो अमेरिका की वो गुंडागर्दी है पूरी दुनिया में, उसके खिलाफ खड़ा है। सैयद मुज्तबा साहब, मैं अब दूसरे राउंड के सवाल शुरू कर रहा हूं, मैं आपसे ही शुरू कर देता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। पिछली बार जब इसराइल ने हमला किया था, देखिए जी, तो जवाब दिया गया था ईरान की तरफ से। क्या ईरान वो सलाहियत या फिर वो वक्त की क्यों मसलहत है? मैं ये जानना चाहता हूं आगे क्या होने जा रहा है। देखिए, ये बिल्कुल हमारी जो है मैं कहूँगा कि नासमझी होगी या मिस इन्फॉर्मेशन होगी कि हम ईरान की जो ये मिलिट्री माइट है उसको बिल्कुल हल्के में ले लें। ये आपने अप्रैल में भी देखा, जब हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई तो उसकी रिटेलिएशन में जो है ईरान ने जो है बिल्कुल तल अवीव को अपने निशाने पे लिया। तकरीबन 200 बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो इसराइल पे गिराए
और आयरन डोम की जो मिथ तब तक थी वो पूरी तरह से खत्म कर दी गई और फिर इसराइल को दोबारा अमेरिका से जो है मदद लेनी पड़ी। थाद सिस्टम को है रीएस्टैब्लिश करना पड़ा। थर्ड फोर्थ जो है जो टायर ये एयर स्पेस की सिक्योरिटी का है वो बढ़ाना पड़ा। हमको समझना चाहिए, देखिए इस हम ईरान में बात करते हैं, वहां पे महंगाई है, वहां पे डिप्रेशन का माहौल है इकोनॉमी के, लेकिन आप इसकी हम सराहना क्यों नहीं करते हैं? हकाइक की बुनियाद पे जो मुल्क जिसके पास तमाम कुदरती वसाइल है, गैस है, पेट्रोलियम है, मिनरल्स हैं, लेकिन वो दुनिया को बेच नहीं पा रहा है और इसके बावजूद वो 45 सालों से मुसलसल जो दुनिया की सख्त तरीन पाबंदियां हैं, सेक्शंस हैं, उनके होने के बावजूद भी आप देखिए ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डेवलप हुआ है। अब दीपक गुरु साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं। दीपक गुरु साहब आपने सीधे तौर पे ये कहा, दीपक गुरु साहब ईरान में कितना डेवलप हुआ है। मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको, बुचबा साहब थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। मैं सेकंड राउंड के लिए आगे बढ़ रहा हूं। मैं दीपक गुरु साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि एक अलामत है, उसके बारे में भैया और मजीद आपको बता पाएंगे, बुचबा साहब बता पाएंगे या फिर असलम साहब बता पाएंगे। लाल झंडा फहरा दिया गया है, वो अलामत इस बात की है कि बदला लेंगे। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, आप कह रहे हैं कि ईरान के पास वो सलाहियत नहीं है, लेकिन क्या ईरान के जो लीडर्स हैं क्या वो अपनी कौम को, अपने अवाम को वो सेटिस्फाई कर पाएंगे अगर वो इस तरह का कोई हमला, जवाबी हमला नहीं करते हैं? क्या उनकी कौम बदला चाहती है इसराइल से? महमूद अहमदीनेजाद ने 2005 की स्पीच, उसका नाम मुझे याद आ गया, मैं वहीं था, बोला कि इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है। उसकी आपको बता देता हूं ये भी, क्योंकि मौलाना साहब जिक्र कर रहे थे इतिहास का। शाह के टाइम में डायरेक्ट फ्लाइट्स चलती थी तेल अवीव से तेहरान तक, और तेहरान के लोग शराब पीने के लिए इजराइल जाते थे, तेल अवीव। भूल गए आप सब? वो इतिहास है, नाचने के लिए, गाने के लिए, नाइट क्लब। शाह ईरान के टाइम में, और जो क्रांति आई है ईरान में जिसकी आप जिक्र करते हैं, कौन सा इस्लामिक स्टेट, कौन सा अरब स्टेट खुश है उससे? इसका मतलब क्या था? आयतुल्ला खुमैनी साहब बोला ये मोनार्कीज जो राजा वाजा हैं सबको निकाल दो, हमारी तरह रिपब्लिक बनाओ। इसका मतलब जानते हैं सर? धर्म के नजरिए से विनती है, मत देखिएगा, रियल पॉलिटिक्स से देखिएगा। जितनी है मोनार्कीज, दे डिटेस्ट तेहरान, क्योंकि उसका स्टेटेड एम है कि मैं सारे राजा महाराजाओं को मार दूंगा और वहां पे इस्लामिक क्रांति ला। डू दे वांट दिस? और जो आप जिक्र कर रहे हैं कि उनकी दाद देनी चाहिए, किस बात के लिए उनको करना चाहिए? ताकि आप उनके लोग बोल नहीं पाते। कोई लड़की वहां पे कोई दूसरे कपड़े पहनती है तो उसको मार दिया जाता है। ये हमको तारीफ करनी चाहिए सर? आई एम सॉरी सर, इंटरनेशनल रिलेशंस आज धर्म से बहुत आगे निकल चुके हैं सर। ये एरिया मौलाना असद रिजवी साहब आपको कुछ कहना है? सर मैं ये ना कह रहा था, ईरान इज आइसोलेटेड, ये जो कुछ बातें नहीं कर पाएगा, आप देखते जाइए। भी, और उसकी जो मिसाइल भाई ने थी, जो अटैक इजराइल ने पिछली बार किया था, ऐसा होता और वैसा होता है, सबको एलिमिनेट कर दिया। चीजें तो ऐसी भी हैं कि जो ईरान के खिलाफ, आप कहिएगा। जी जी, मौलाना असलम सिंह साहब, उनका रिएक्शन लेता हूं, जवाब लेना चाह रहा हूं आपसे। जी असलम साहब। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखिए बहुत सी बातें ऐसी हैं कि जो अफवाह के तौर पर भी फैलाई जाती हैं। अब आप कहेंगे साहब नहीं, ये तो आप हमको झुटलाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। आज की मिसाल ले लीजिए कि सारे चैनल पूरी दुनिया के ये कह रहे हैं कि ईरान ने 800 जो ड्रोन है वो इजराइल की तरफ भेजे हैं, मिसाल के तौर पे, जबकि एक ड्रोन को सिर्फ दिखला रहे हैं। 800 ड्रोन इजराइल की तरफ ईरान ने भेजे हैं और आसमान में उनको सिर्फ एक ड्रोन दिखाई दे रहा है, जबकि ईरान ने ऐसी कोई बात नहीं कही और न की है। तो कहने का मकसद ये है कि ईरान के खिलाफ जो मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो हर तरफ से हमला आवर है। और उसमें अगर कुछ लोग ईरान के खिलाफ इस तरह की बात करें तो स्वाभाविक है, ये होना चाहिए। ठीक है। और डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या ये बहुत सारी हमने जिक्र कर लिया, तारीख का भी हवाला देख लिया, माजी में क्या हुआ, दोस्ती किस तरह की है, हालचाल के। मेरा सवाल अब यहां से ये है, क्या ईरान वाकई आइसोलेटेड होता जा रहा है जो अब वोरा साहब कह रहे हैं? और क्या अगर ये आइसोलेशन का शिकार होता जा रहा है तो फिर क्या इजराइल जो चाहता है वो कल गुजरेगा? देखिए आइसोलेशन तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन अब इस वार में मालूम हो जाएगा कि वो आइसोलेटेड है कि नहीं। जैसे कि चाइना और रशिया इस तरीके से। और एक मिनट वोरा साहब थोड़ा रुकिएगा। हाँ जाकिर साहब बोलिए। आइसोलेटेड है या नहीं है, अभी इस वार के बाद मालूम होगा कि कौन उसके साथ खड़ा हुआ है। जी, मेरा अगला सवाल मेरा दरअसल वही है कि क्या अब ऐसे दौर में जब हलीफ जमातों का, हलीफ मुल्कों का एक दौर है, किसी के पीछे कोई खड़ा होता है, इजराइल के पीछे अमेरिका है, जिस तरह से भी बात सामने आ रही है, तो क्या ईरान तने तनहा है? क्या आइसोलेटेड है जैसा वोरा साहब कह रहे हैं? फिलहाल तो तने तनहा है,
लेकिन उसकी अपनी एक कैपेबिलिटी है, खासकर ड्रोन की टेक्नोलॉजी में। और मुझे एक बात ये नहीं समझ में आती, ईरान के न्यूक्लियर को लेकर इतनी जो चिंगोइयाँ हैं, इतनी जो डायलेमा, ये सब बातें हैं, मैं उसको नॉर्थ कोरिया से कंपेयर कर रहा हूँ। एक रात में उठा, उसने जो है एक्सपेरिमेंट किया, ब्लास्ट किया, उसके बाद डिक्लेयर कर दिया मैं न्यूक्लियर वेपन पावर हो गया, दुनिया ने एक्सेप्ट कर लिया, उसने दिखा दिया। ईरान में तो 20 साल से चल रहा है, ये हो क्या रहा ईरान के साथ? ये आयतुल्लाह जो हैं, हम उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्हाट दे आर डूइंग, ना तो वो न्यूक्लियर वेपन बना पाए, ना तो अपने जो है लोगों को बचा पाए, और रशिया को जो है वो ड्रोन सप्लाई कर रहे हैं। अब ये देखना है कि सिर्फ रशिया के अलावा किसी ने जो है बहुत ही खुल के ईरान का साथ नहीं दिया है इस कंडेमनेशन में। चाइना ने भी ये कहा है कि ये कंडेम नहीं किया है, किसी कहा है कि लड़ाई नहीं होना चाहिए, पीस होना चाहिए। सिर्फ टर्की ने कंडेम किया है और पाकिस्तान ने कंडेम किया है। शायद उनको लगता है कि इसके बाद उनका नंबर आएगा। हाँ, नंबर उनका आएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो यहां पर है, एक सुपर पावर की गिरती हुई इमेज है, और सुपर पावर बाहर निकला है। जितने भी मिडिल पावर हैं, राइजिंग पावर है, सबका वो सर कलम करेगा, चाहे वो इंडिया ही हो, चाहे रशिया हो, चाहे टर्की हो, चाहे ईरान हो, चाहे सऊदी अरेबिया। वो किसी का इरादा ऐसा हो सकता है, लेकिन इंडिया या दूसरे जो ममालिक आप नाम ले रहे हैं, क्या वो ऐसा होने देंगे? देखिए, अभी ऐसा क्यों होने देंगे? इंडिया पाकिस्तान में जो लड़ाई हुई है, अमेरिका का रोल देख लीजिए, बिल्कुल गलत रहा है। पहले तो कहा कि वो डिफेंड राइट है, फिर न्यूट्रल हो गए, फिर जो है सीज फायर करा दिया, अब उनके जो है फील्ड मार्शल को बैठा के टोस्ट खिला रहे हैं। तो ये आप जान लीजिए, अमेरिका एक जो है उसका सुपर पावर चैलेंज हुआ है। जितनी राइजिंग मिडिल पावर है, सबका सर कलम किया जाएगा, आज नहीं कल। इस चीज को लोगों को समझ लेना चाहिए। और ऐसे ही वो तो क्या उस फहरिस्त में इस्राइल का भी नाम होगा? सुनिए, इजराइल जो है अमेरिका की ही वर्दी पहन के लड़ रहा, एक दूसरी वर्दी में अमेरिका की ही लड़ाई चल रहा है, और उसी तौर से पाकिस्तान को तैयार किया जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का भी हशर वही होगा कि उसको न्यूक्लियर छीना जाएगा। तो ये अमेरिका का एक सुपर पावर की गिरती हुई साख जो दुनिया में फैली हुई है, इसी को रिस्टोर करने के लिए जितने भी मिडिल लेवल के पावर राइज किए हैं इधर 20 साल 25 साल में, सबको जो है लेवल डाउन कर दिया जाएगा। आखिर में बचेगा चाइना, और चाइना का निपटारा किया जाएगा। रशिया के ऊपर जो अभी यूक्रेन में इतनी बड़ी जो वार हुई है, जो अटैक हुआ है, उसको पर्ल हार्बर ऑफ रशिया कहा जाता है। वो कोई मामूली चीज नहीं है। 1.5 साल की प्लानिंग के बाद किया गया। अमेरिका ने रशिया को भी समझाने की कोशिश की है कि एग्रीमेंट कर लो, नहीं तो तुमको चारों तरफ से घेरा जाएगा। मैं इसी सवाल को लेकर वोरा जी आपके पास आना चाहता हूं। क्या ये सुप्रीमेसी की लड़ाई चल रही है, यानी जो पहले कद था वही कद बराबर बना रहे? क्या आप इससे अग्री कर रहे हैं जो जाकिर साहब कह रहे हैं? जाकिर साहब 120% सही कह रहे हैं जी, कि अमेरिका इज द सोल सुपर पावर। अरे आप जितनी मर्जी गाली दो उसको, किसमें दम है कि उससे पंगा लेगा? चाइना में है, मुझ में है, रूस में है। वो जो मर्जी डोनाल्ड ट्रंप के बारे में आपके बड़ा खराब है, बदमाश है, चोर है, डाकू है, गुंडा है, जो कहना है उसके बारे में कहिए। उसकी मिलिट्री ताकत देखी है आपने सर? आपने उसकी आर्थिक ताकत देखी है? प्रतिबंध लगा के ईरान के नाक में दम कर दिया है, और अब अगर और लगाएगा, ईरान ने कुछ करने की कोशिश की, वो खत्म कर देगा। और आई हैव सीन इट सर, आई हैव लिव्ड देयर। मैं रहा हूं 20 साल उस एरिया में। मैंने देखा है सूडान का क्या हाल किया था प्रतिबंधों ने। मैंने देखा है कि मौलाना आसिफ रिजवी साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, वक्त अब कम रह रहा है, फाइनल कमेंट के तौर पर आना चाहूंगा। क्या ऑप्शन रह जाते हैं ईरान के पास? सरेंडर। देखिए, एक बात मैं अर्ज कर दूं कि मेरे पास सुबह से लेकर अब तक मुसलसल लोगों के फोन आए, और सबका एक सवाल था। मैं चाहता हूं कि आपके इस चैनल के जरिए से जी, जो आपके नाजरीन है, मेरा सवाल ये है कि ईरान के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? नहीं, मैं आपका उसी सवाल का जवाब भी दे रहा हूं, और लोगों का जवाब, जो सवाल है उनका जवाब भी इसमें आ जाएगा। जल्दी जरा। लोगों ने ये पूछा कि ये लाल झंडे का क्या मतलब है जो ईरान में जमकरान मस्जिद में लगाया गया है। जी हाँ, जी हाँ। तो ये बहुत एक अच्छा टॉपिक हो जाएगा लोगों की नॉलेज के लिए। जी, ये बहुत से हमारे जो हिंदू भाई हैं वो भी जानना चाहते होंगे कि साहब ये लाल झंडा क्या होता है। तो मैं आपको, क्योंकि मैं एक असलम साहब थोड़ा जल्दी, वक्त कम है प्लीज जी। मैं शिया मजहब से ताल्लुक रखता हूँ। हाँ। मैं ये बता दूं कि कुम के पास तकरीबन 5 किलोमीटर के फासले पर एक मस्जिद है जी, मस्जिद जमकरान उसको बोलते हैं। वहां पर जो झंडा पहले था वो दूसरे कलर का था, ग्रीन कलर का था या ब्लैक कलर का जी। उसको उन्होंने रेड कलर में तब्दील किया है, सुर्ख कलर में। वो इसलिए इस बात की निशानी है
कि हम इनसे जो है सख्त इंतकाम लेंगे, बदला और लेंगे, मैं इंतकाम आपको लेंगे, जी। आपके इस चैनल के जरिए से कहना चाहता हूं कि आज 2-3 दिन के अंदर या कुछ ज्यादा भी हो सकता है, ईरान का इंतकाम देखेंगे। शायद इजराइल जैसा इंतकाम ना हो, लेकिन इजराइल को भी उसकी नानी याद आ जाएगी। इसराइल को उसकी नारी याद आ जाएगी। मैं एक फाइनल कमेंट छोटा सा आपके पास लेना चाहता हूं, आगा सैयद मुज्तबा साहब जी, क्या ऑप्शन रह जाता है? जी देखिए जैसे वोरा साहब ने जो हकीकत हाल है बिल्कुल खूबसूरती से बयान किया। यही तो बात है, यही तो हम कहना चाहते हैं कि जिन्होंने ये बात कही, दरअसल जंग ही इसी बात पे है। ईरान का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि जो इंसानियत जिंदा रहे, मजलूम की हिमायत जो है वो दुनिया में कोई करता रहे, जालिम को महकूम, जालिम को जालिम कहा जाए। यही तो चीज है। हम इस चीज को एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं कि कोई मसलन कानूनों को बालाई ताक रखते हुए, उसूलों को बालाई ताक रखते हुए, इंसानियत को बालाई ताक रखते हुए जो है दुनिया में अपनी जो है दोस्त बरकरार करने के लिए कुछ भी करे। यही तो ईरान का मौक़िफ़ है कि ईरान का यही है कि अगर गजा में मजलूम मर रहे हैं तो इसराइल की मजम्मत हो। अमेरिका जो उसको हथियार दे रहा है आम इंसानों, निहत्ते इंसानों को मारने के लिए, इस बात पर जो है अमेरिका का मुहाकमा हो, अमेरिका की मजम्मत हो। लेकिन हम इस चीज को तस्लीम करने वाले नहीं हैं कि मसलन मैं एक सुपर पावर हूं, मेरे पास तमाम दुनिया के जबरदस्त हथियार हैं, मैं किसी को भी दुनिया में सफ़े हस्ती से मिटाने का दमखम रखता हूं। लेकिन हम उस चीज की लड़ाई नहीं लड़ रहे। ईरान उस चीज की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। ईरान जो है इंसानियत के लिए लड़ाई रहा है, कानून की बालादस्ती के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे पास अब वक्त बिल्कुल नहीं बचा है। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आपने अपनी बातें रखी। तो ये एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है कि आखिर आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कई तरह की बातें सामने आ रही हैं कि जालिम के खिलाफ अगर ईरान समझता है कि इसराइल ने जुल्म किया है, जैसा कि ईरान के सदर ने कहा है कि इसराइल ने जुर्म किया है, जुल्म नहीं बल्कि जुर्म किया है और उसकी सजा उसे मिलेगी, ये खबरें कह रहे हैं। लेकिन क्या इसका असर आगे आने वाला पड़ सकता है, तमाम मुल्कों पर पड़ सकता है, ये सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इस चर्चा के लिए इतना ही, हमें दे इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।